हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए और पीजीडीसीए जो आपकी सेकेंड सेमेस्टर में बुक है कोरल ड्रा की। उसमें यूनिट नंबर 5 है डीसीए की और पीजीडीसीए की आपकी यूनिट नंबर 3 है, जिनके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यूनिट नंबर 3 पीजीडीसीए में है और यूनिट नंबर 5 डीसीए में है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। कोरल ड्रा में रूलर्स को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले ये रूलर्स क्या होता है ये समझते हैं। तो जो आपका रूलर्स होता है वो एक स्केल होता है। कोरल ड्रा की विंडो में आपकी जो ऊपर होता है, मतलब कोरल ड्रा की विंडो में एक हॉरिजॉन्टल रूलर बार होता है और एक वर्टिकल होता है, जिसमें आपका यहाँ पे कोरल ड्रा की विंडो में एक रूलर बार यहाँ ऊपर होता है जिसे हॉरिजॉन्टल रूलर बार कहा जाता है, और कोरल ड्रा की विंडो में लेफ्ट साइड मतलब बाईं ओर एक और रूलर बार होता है जिसे वर्टिकल रूलर बार कहा जाता है। ठीक है, अब कोरल ड्रा में रूलर बार का जो उपयोग होता है वो ये उपयोग होता है कि कोरल ड्रा में जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद उसको मापना मतलब वो कितने उसकी ऑब्जेक्ट की कितनी विड्थ है और कितनी हाइट है उसको मापने के लिए कोरल ड्रा में किसका उपयोग किया जाता है, रूलर बार का या रूलर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये जो कोरल ड्रा में रूलर बार का प्रदर्शन होता है जो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि इसको प्रदर्शित किस प्रकार किया जाता है, तो कोरल ड्रा में रूलर्स को प्रदर्शित करने के लिए आपको व्यू मेन्यू में ऑप्शन मिलेगा कौन सा, रूलर्स का। ठीक है, इस रूलर्स ऑप्शन के सामने यदि सही का टिक लगा होता है तो कोरल ड्रा की विंडो में रूलर्स का प्रदर्शन हो रहा होगा, और यदि यहाँ पे ये सही का टिक नहीं लगा होता है तो कोरल ड्रा की विंडो में रूलर्स का प्रदर्शन नहीं होता है। कहाँ पर मिलेगा, व्यू मेन्यू में आपको ये ऑप्शन मिलेगा। वहां पे यदि रूलर्स का ऑप्शन आपको मिला तो उसमें सही का टिक उसके ऑप्शन के सामने लगा हुआ है तो रूलर्स का प्रदर्शन होगा, और यदि नहीं लगा है तो नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन व्यू मेन्यू में। ठीक, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है नज, सुपर नज और माइक्रो नज से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नज की। नज का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद उसको धीरे धीरे मूव करना या सरकाना या एक स्थान से दूसरे स्थान स्लो धीरे धीरे क्या करना, खिसकाना, वो क्या कहलाता है, नज कहलाता है। अब यहाँ पे 3 प्रकार की नज हैं। पहली है नज, दूसरी सुपर नज और तीसरी आपकी क्या है, माइक्रो नज। तो सिंपल सा है, घबराने की कोई बात नहीं है। तीनों नज का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करना, धीरे धीरे मूव करना। अब मूव करने के जो तरीके हैं वो बस अलग अलग हैं जो इन नज के कारण ही होता है। ठीक, तो नज का काम होता है जब आप कीबोर्ड में क्या करते हैं, कोई भी एरो की चाहे वो अप वाली हो, चाहे डाउन हो, चाहे वो लेफ्ट वाली, चाहे वो राइट वाली, 4 एरो की होती हैं आपकी, अप डाउन लेफ्ट राइट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट यदि ओनली आप सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड से कोई भी ये चारों एरो की में से किसी एक को प्रेस करते हैं तो जो वहां पर ऑब्जेक्ट का धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है वो कहलाता है क्या, नज। ठीक है ना, इसमें जो नज का बाय डिफॉल्ट या नॉर्मल जो भी स्थापन होता है वो 0.1 इंच होता है। सबसे कम जो मूवमेंट होगा नज का वो 0.1 इंच होता है। ठीक है ना, और आपको सिर्फ और सिर्फ इन एरो की को प्रेस बस करना है, मतलब कि नॉर्मली इसी की को प्रेस करोगे तो जो ऑब्जेक्ट का विस्थापन होता है वो आपका नज कहलाता है। ठीक, अब बात करते हैं यहीं पे सुपर नज की। सुपर नज जैसा कि मैंने पहले बताया तीनों का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से धीरे धीरे दूसरे स्थान मूव करने का या विस्थापन करना। ठीक, तो सुपर नज में आपको इन्हीं की को प्रेस करते समय शिफ्ट की को प्रेस करना है। किसको,
शिफ्ट के साथ इन्हीं की को प्रेस करोगे तो इसका जो विस्थापन रहेगा वो नज की अपेक्षा और अधिक रहेगा। मतलब आप एक बार एरो की प्रेस किए तो ये 0.1 इंच आगे जाएगी, उसमें ओनली पूरा का पूरा क्या जाएगा 1 इंच आगे जाएगा। मतलब नज से होने वाले विस्थापन से अधिक विस्थापन किसका होता है, सुपर नज का। ठीक, आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ कोई भी एरो की को प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ लेकिन। ठीक, तो जो विस्थापन होगा वो आपका कौन सा कहलाएगा, सुपर नज कहलाता है। अब बात करते हैं, अगली है जो आपकी नज वो होगी माइक्रो नज। माइक्रो नज का जो विस्थापन होता है वो आपको इन्हीं की को प्रेस करना है, लेकिन कंट्रोल के साथ किया जाता है। किसके साथ, कंट्रोल के साथ। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नज में किसके साथ करना है, सुपर नज में, माइक्रो नज में। तो मैंने आपको बता दिया कि सिंपल सा है, नज का विस्थापन करना है तो ओनली एरो की को प्रेस करो। ठीक, यदि सुपर नज का विस्थापन करना है तो शिफ्ट के साथ एरो की को प्रेस करो, और माइक्रो नज का विस्थापन करना है तो कंट्रोल के साथ करो। सिंपल सा है, ठीक है ना। तो कंट्रोल के साथ यदि आप इन एरो की को प्रेस करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट या एक स्थान से दूसरे स्थान धीरे धीरे जाना होगा वो क्या होगा, इन दोनों की अपेक्षा, नज और सुपर नज की अपेक्षा धीरे धीरे और स्लो होगा। मतलब कहने का सिंपल सा कि सबसे बड़ी जो नज होती है वो सुपर नज, फिर उसके बाद नज, फिर माइक्रो नज। क्योंकि जो माइक्रो नज का विस्थापन होता है वो नज से भी क्या होता है, कम होता है, और जो नज का विस्थापन होता है वो सुपर नज से क्या होता है, कम होता है। सबसे अधिक विस्थापन सुपर नज का, उसके बाद नज का, फिर उसके बाद होता है माइक्रो नज का। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्ट को ग्रुप और कंबाइन करने से क्या आशय है, दोनों में अंतर बताइए। ठीक, तो ऑब्जेक्ट को आप चाहे ग्रुप करें और चाहे क्या करें, कंबाइन करें, दोनों में आपको अंतर बताने हैं। तो जब आप दो या दो से अधिक ऑब्जेक्टों को बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने में जो ऑब्जेक्ट की ये अलग ऑब्जेक्ट है और ये अलग ऑब्जेक्ट है, यदि मैं इसको इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बना देता हूं तो ये ऑब्जेक्ट अलग है और ये अलग है। तो ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के बाद जो प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी अनचेंज होती है, मतलब अपरिवर्तित होती है दोनों की क्या, प्रॉपर्टी। लेकिन यदि मैं ऑब्जेक्ट को ग्रुप करता हूं तो ग्रुप करने में आपकी जो प्रॉपर्टी रहेगी वो अंत में सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहती है। मतलब आपने ऑब्जेक्ट को यहां से सिलेक्ट किया तो ये वाले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर्टी बार पर दिखाई देगी, इसकी नहीं। लेकिन इसमें ग्रुप में क्या रहती है, दोनों की प्रॉपर्टी अनचेंज रहती है, अपरिवर्तित रहती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो अंत में सिलेक्ट किया गया ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। ठीक है, मतलब ये वाले ऑब्जेक्ट के। इसी में दूसरा अंतर, यदि बात की जाए कि इसमें हम ऑब्जेक्ट को ग्रुप करते हैं तो ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट को मैंने ग्रुप किया, सिंपल सा एग्जांपल है दोनों में अंतर कि मैंने इसमें कलर कर दिया कौन सा, रेड, और इसमें कर दिया मैंने ब्लू। ठीक है, ये ग्रुप वाली बात हो रही है, कौन सा है ये, ग्रुप। यदि मैं इसको क्या किया, रेड, और इसको ब्लू, अब करते हैं अपन ऑब्जेक्ट को क्या, ग्रुप करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के बाद भी दोनों के कलर क्या रहेंगे, अलग अलग ही रहते हैं। ठीक, और यदि अब आप बात करते हैं यहाँ पे किसकी, कंबाइन की। यदि आप ऑब्जेक्ट को कंबाइन करते हैं, इसमें मैंने कलर कर दिया कौन सा, पिंक, और इसमें कर देते हैं येलो। ठीक है, अब यदि मैं जैसे ही इनमें दोनों में अलग अलग कलर किया, अब जाके मैंने कंबाइन ऑप्शन में क्लिक कर दिया तो दोनों का कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। मतलब पहले सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दोनों का कलर, जैसे ही कंबाइन में क्लिक करेंगे वो वैसे ही ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, दोनों का कलर पिंक हो जाएगा। और जो यहाँ पे ओवरलैप किया हुआ भाग है, ये इतने भाग में कोई कलर नहीं होगा, इतना भाग क्या रहेगा, व्हाइट रहेगा। ठीक है,
अब यदि बात की जाए कि ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले दो या दो से अधिक ऑब्जेक्टों को आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद अरेंज मेन्यू में, कौन सी मेन्यू में, अरेंज मेन्यू में आपको ये ऑप्शन मिलेगा, कौन सा, ग्रुप का। आप क्लिक कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट ग्रुप हो जाएगा। फिर वहीं अरेंज मेन्यू में आपको ऑप्शन मिलेगा कंबाइन का। अब आपको अरेंज मेन्यू में जाके कंबाइन ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो कंबाइन में ऑब्जेक्ट के दोनों जो ये कलर अलग अलग वाला मैंने बताया, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। और जो ये इतना ओवरलैप किया हुआ भाग है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कलर नहीं होगा। अब बात करते हैं कि ग्रुप किए गए ऑब्जेक्ट को आप अनग्रुप करना चाहते हैं, मतलब दोनों को अलग अलग करना चाहते हैं, तो अरेंज मेन्यू में आपको अनग्रुप का भी ऑप्शन मिलता है। वैसे ही कंबाइन किए गए ऑब्जेक्ट को भी अलग अलग करना चाहते हैं तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है ब्रेक कर्व अपार्ट का, ठीक है। ब्रेक कर्व अपार्ट का आपका ऑप्शन मिलता है। जैसे यहाँ ग्रुप को अनग्रुप करना, वैसे कंबाइन को ब्रेक कर्व अपार्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ अंतर होते हैं आपके ग्रुप और कंबाइन में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। मैंने कई क्वेश्चनों को एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड करके बना दिया है, जिसमें आपका ट्रिम है, इंटरसेक्टिंग है, लॉक ऑब्जेक्ट, अनलॉक ऑब्जेक्ट, डुप्लीकेट और क्लोन है, ठीक है। तो मैंने इनकी वीडियो पहले ही बनाई हुई है। आप चाहें तो मेरे YouTube चैनल यूनिक कंप्यूटर स्टडी में कोरल ड्रा की प्लेलिस्ट में, कोरल ड्रा की प्लेलिस्ट पर जाकर देखना, वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चन के आंसर। और यदि नहीं मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि कहां पर है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, कोरल ड्रा में गाइडलाइन का क्या प्रयोग है। तो गाइडलाइन क्या होती है आपकी, ये आपको गाइडलाइन का जो ऑप्शन है ये आपको 3 जगह से मिल सकता है। कहाँ कहाँ, पहली बात तो व्यू मेन्यू में आपको गाइडलाइन का ऑप्शन मिलेगा। इस गाइडलाइन ऑप्शन के सामने आप सही का टिक लगा देना। फिर इसके बाद गाइडलाइन कहाँ पर, कार्यकारी मतलब आपकी विंडो है जो वर्किंग एरिया में प्रदर्शित होने लगेगा, ठीक है। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, टूल्स मेन्यू पर आपको पहला ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन का। इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ऑप्शन विंडो आपके सामने आएगी। उसमें राइट साइड में ट्री साइज में, ट्री साइज जिसे बोलते हैं लेफ्ट साइड में, वहां पे आपको गाइडलाइन का ऑप्शन मिलेगा। वहां से भी आप गाइडलाइन को प्रदर्शित या लुप्त कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, जो आपकी विंडो होती है तो उसमें आपका कोरल ड्रा में प्रिंटिंग पेज भी होता है और वर्किंग एरिया भी होता है, मतलब प्रिंटिंग एरिया भी होता है और वर्किंग एरिया। तो ये जो प्रिंटिंग एरिया का बॉर्डर पेज का होता है, इसी में आप डबल क्लिक करना, डबल क्लिक करोगे तो भी ऑप्शन विंडो आएगी, ठीक है। तो वहां से भी आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। मैंने 3 तरीके बताए, जो आपको सही लगे आप उस तरीके से पेपर पर लिख देना, ठीक। मैं यहाँ पे उन ऑप्शनों का उपयोग भी बता रहा हूँ, इसके साथ साथ वो ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ पर ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पेपर पर वो ऑप्शन का उपयोग भी लिखना है और इसके साथ साथ वो ऑप्शन से होता क्या है या वो ऑप्शन मिलता कहाँ पर है वो भी आपको बताना है, ठीक है ना। तो कोरल ड्रा में जो गाइडलाइन का उपयोग होता है वो आप जैसे किसी ऑब्जेक्ट को बनाना चाहते हैं, तो मैंने बोला कि मुझे इतना ही ऑब्जेक्ट बनाना है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को समायोजित करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, गाइडलाइन का। अब गाइडलाइन के इस सामने टिक लगाने के बाद आपको ये रूलर से ड्रैग करके लानी पड़ेंगे। यहां से लेके आओगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन आती है और इधर से लेके आओगे तो वर्टिकल लाइन आती है। अब जितना ऑब्जेक्ट आपको बनाना है उस गाइडलाइन को उतनी दूरी पर रख दें, फिर ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा वहां पर समायोजन, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए गाइडलाइन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।